हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आवर ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज के वीडियो लेसन में हम देखेंगे कि किस तरीके से जर्मन और इटली यूनिफाई हुआ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मेकिंग ऑफ जर्मनी। अरे चैप्टर की स्टार्टिंग में ये क्वेश्चन, कैन दी आर्मी बी आर्किटेक्ट ऑफ नेशन? क्या आर्मी भी नेशन बना सकता है? यस एग्जैक्टली, ये बात प्रूव करती है हमारी जर्मनी की यूनिफिकेशन प्रोसेस। हाउ? तो चलो देखते हैं इस वीडियो लेसन में ये चीज़। देखो होता क्या है कि 1848 के बाद यूरोप में नेशनलिज्म की भावना जो है वो फैली तो थी, बट डेमोक्रेसी और रिवॉल्यूशन से सेपरेट हो चुकी थी, क्योंकि यहाँ पर डेमोक्रेसी सक्सेसफुल नहीं रही। अब यहाँ के लोगों में जो देशभक्ति की भावना थी वो कंजर्वेटिव्स के द्वारा ही मोबिलाइज की जाने लगी। ये लोग स्टेट पावर, पॉलिटिकल डोमिनेशन, इन सब नामों से लोगों पर पे क्या करने लगे, सेंटिमेंट्स को क्रिएट करने लगे और पूरे यूरोप में अपना पॉलिटिकल डोमिनेशन क्रिएट करने लगे। जर्मनी और इटली में भी ऐसा था। कैसे? तो देखते हैं। जर्मनी की बात करते हैं तो मिडिल क्लास जर्मन जो थे वो यूनाइटेड नेशन के लिए ऑलरेडी आवाज़ उठा रहे थे। ठीक है, एक्चुअली इन पे गवर्नेंस चल रहा था 1848 में इलेक्टेड पार्लियामेंट का, बट मनार्की और मिलिट्री इनको पूरी तरीके से कंट्रोल कर रही थी। फाइनली 1848 में ये यूनाइट हुए और डिमांड किए कि अब हमें नेशन स्टेट बनाना है, यानी कि जर्मनी जो इतने सारे टुकड़ों में बटी हुई है उन सबको एकजुट करना है। और इनकी यूनिटी को फोर्ज करने के लिए जो सबसे आगे आए वो थे प्रशिया। कौन था? प्रशिया। यानी कि जर्मन यूनिफिकेशन प्रोसेस में जो लीडर बने वो कौन थे? प्रशिया। अब प्रशिया में भी कौन थे? तो यहाँ पे दो लोगों का अहम किरदार रहा। एक थे ओटो वन बिस्मार्क। इनफैक्ट ओटो वन बिस्मार्क को तो आर्किटेक्ट कहा जाता है जर्मन यूनिफिकेशन का। 1 मार्क्स के लिए ये इंपॉर्टेंट है। हु was known as the architect of German unification? तो it is none other than chief minister of Prussia, that is Otto von Bismarck। इन्होंने क्या किया? प्रशियन आर्मी की सपोर्ट से और प्रशियन ब्यूरोक्रेसी की सपोर्ट से आज़ादी दिलाने में, या कह सकते हो जर्मन को यूनिफाई करने में, जर्मनी को नेशन बनने में अहम किरदार निभाया है। कैसे? तो इन्होंने प्रशियन आर्मी और प्रशियन ब्यूरोक्रेसी की मदद से 3 लड़ाइयाँ लड़ी 7 सालों में विद प्रशिया, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क एंड फ्रांस। और इन लड़ाइयों के बाद इन्होंने जीत हासिल की और पूरे जर्मनी को यूनाइट किया। और इनमें जो दूसरा अहम किरदार निभा रहे हैं वो विलियम वन, जो कि 1871 में जर्मनी के यूनिफिकेशन के बाद जर्मनी के राजा बने। एक सेरेमनी रखा गया था वर्सेल्स में और उसी सेरेमनी के तहत इनको वहां का राजा घोषित कर दिया गया। सो दिस वाज द यूनिफिकेशन प्रोसेस ऑफ जर्मनी। जर्मनी में क्या किया गया? तो ओटो वन बिस्मार्क जो है उन्होंने फॉर्ज किया। क्या फॉर्ज किया? तो उन्होंने प्रशियन आर्मी और प्रशियन ब्यूरोक्रेसी की मदद से 7 सालों में लड़ाइयाँ लड़ी और ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस के साथ, और उन लड़ाइयों को जीत करके उन्होंने पूरे जर्मनी को यूनाइट किया और विलियम वन को राजा बना दिया गया। क्लियर है? अब आते हैं इटली यूनिफिकेशन। इटली कैसे यूनिफाई होता है? तो देखो मिडिल 19th सेंचुरी में इटली भी 7 हिस्सों में बटा पड़ा था और उन 7 हिस्सों में से सिर्फ एक इलाका जिसका नाम सार्डिनिया पिडमॉन्ट था, सिर्फ यही इलाका था जो कि एक्चुअल जो इटली के रूलर्स थे, यानी कि जो इटालियन प्रिंसली हाउस के राजा थे, उनके द्वारा रूल किया जा रहा था। बाकी सारे एरियाज अलग अलग किंगडम्स के हाथों में था, जैसे कि नॉर्थ ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग्स के हाथों में था, सेंटर में पोप रूल कर रहे थे, वहीं साउथ में बर्बन डायनेस्टी रूल कर रहा था स्पेन का। तो इस तरीके से आप देखोगे पूरा इटली टुकड़ों में बटा हुआ था और अलग अलग राजा के खानदानों से राज किया जा रहा था, सिवाय सार्डिनिया पिडमॉन्ट जिसमें कि एक्चुअल इटालियन प्रिंसली हाउस का रूल चल रहा था। क्लियर है? अब इसका यूनिफिकेशन कैसे होता है? तो आपको याद होगा जब हमने रिवॉल्यूशनरी के बारे में पढ़ा था तो मैंने वहाँ गिसिप मैज़िनी की बातें बताई थी। गिसिप मैज़िनी जो कि एक रिवॉल्यूशनरी थे, इन्होंने ही एक प्रोग्राम चलाया ताकि इटली को यूनिफाई किया जा सके। इसके लिए ही इन्होंने एक सीक्रेट सोसाइटी बनाई थी जिसका नाम था यंग इटली। आवाज़ें उठी, रिवॉल्यूशनरी अपराइजिंग्स हुए 1831 और 1848 दोनों में, बट अरिस्टोक्रेट क्लास के द्वारा ये शांत करा दिए गए।
ये अपराइजिंग्स फेल हो गए। अब जो जिम्मेदारी थी इटली को यूनिफाई करने की, वो किन के हाथों में आई? तो उन्हीं के हाथों में आई जिनके पास आपका इटली का रूल मतलब इटली का वो पार्ट जिसमें इटालियन प्रिंसली हाउस का रूल चल रहा था, यानी कि सार्डिनिया पिडमॉन्ट। इनके राजा थे किंग विक्टर इमैनुअल टू। अब इन्होंने जिम्मा उठाया कि हमें इटली को यूनिफाई करना है, और इनका साथ दिए सार्डिनिया के चीफ मिनिस्टर कैमिलो डी केवर। इन्होंने एक नॉन रिवोल्यूशनरी, नॉन डेमोक्रेटिक मूवमेंट चलाया, मतलब ये डेमोक्रेसी का भी डिमांड नहीं कर रहे थे और ये रिवोल्यूशन भी नहीं कर रहे थे। इन दोनों के इस्तेमाल किए बिना ही इन्होंने इटली को यूनिफाई करने की कोशिश की। कैसे? तो लोगों के मन में ये जगाया कि हम सारे एक ही हैं। इन्होंने एक डिप्लोमेटिक अलायंस क्रिएट की जिसके तहत ऑस्ट्रिया को हराया और वहाँ के लोगों को अपने कंट्रोल में लिया, मतलब अपने सपोर्ट में लिया, कंट्रोल में नहीं। इन्हीं में इनके सामने साथ देने आए थे गिसिप गैरिबाल्डी। ये बेसिकली आर्मी तो अपनी थी ही कैवर के पास, जो कि लड़ रही थी अगेंस्ट दी ऑस्ट्रिया एंड ऑल, बट गिसिप गैरिबाल्डी अपने आए, वो अपनी आर्मी के साथ आकर के उन्होंने साउथ इटली और किंगडम ऑफ टू सिसिलीज यहाँ के लोकल्स का सपोर्ट लिया, और लोकल्स का सपोर्ट लेकर के उन पे जो बर्बन खानदान रूल कर रहा था स्पेन का, उनको भगा दिया। इस तरीके से ये इलाका भी इटली के पास आ गया। और वो भी फाइनली 1861 में विक्टर इमैनुअल टू जो हैं वो इटली यूनिफाई होने के बाद वहाँ के राजा बने, और इस तरीके से जो मैप आज हम इटली का देखते हैं ये फॉर्ज हुआ। क्लियर है? अब आते हैं एक इंटरेस्टिंग फैक्ट पे। इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि गिसिप गैरिबाल्डी जब किंगडम ऑफ टू सिसिलीज और साउथ इटली गए थे और लोगों से कह रहे थे इतालिया इतालिया, ठीक है, मतलब कि हम लोगों को अपने देश के लिए लड़ना और हम सारे इटालियंस को यूनिफाई होना है, क्योंकि हम सबका भाषा एक है, जो बेसिक भाषा है इटालियन, और हम सारे एकजुट हैं, तो हमें एकजुट आगे आना है। उस समय वहाँ की पब्लिक जो है वो बस अपने राजा से छुटकारा पाना चाहती थी। तो इन लोगों को ऐसा लग रहा था, जब ये इटालिया इटालिया करते थे तो इन लोगों को सुनाई देता था ला ताल्या ला ताल्या। तो इन लोगों को लगता था कि जो ये टीम है, जो आर्मी आ रही है, वो ये कह रही हैं कि विक्टर इमैनुअल टू की वाइफ को राजा ने किडनैप कर लिया है और उनकी वाइफ का नाम है ला ताल्या, तो हमें उन्हें सेव करना है। इसीलिए उन लोगों ने स्पेनिश रूलर को भगाया था। क्लियर है? तो दिस वाज सम इंटरेस्टिंग फैक्ट कि यहाँ की पब्लिक इतनी ज़्यादा अनएजुकेटेड और इलिटरेट थी कि इन्हें पता ही नहीं चला कि ये यूनिफिकेशन के लिए काम कर रही है। ये तो बस ये सोची कि राजा ने किसी दूसरे राजा की रानी को किडनैप कर लिया है, तो ये दुष्ट राजा है, इसे भगाना है, बस इसीलिए इन लोगों ने इस पर स्टेप लिया। तो ये था आपका इटली यूनिफिकेशन। होपफुली आपको जर्मनी यूनिफिकेशन और इटली यूनिफिकेशन समझ में आ गया है। हाँ, अगर कोई डाउट है तो आप उसे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर पूछ लेना, बट येस, इन दोनों टॉपिक को अच्छे से डन कर लेना, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जर्मन यूनिफिकेशन और इटली यूनिफिकेशन दोनों इंपॉर्टेंट है। मैं नेक्स्ट वीडियो में ब्रिटेन का केस भी लेकर के आऊँगी और वहाँ भी देखूँगी कि जो आज ब्रिटेन हम देखते हैं वो कैसे बना। तब तक के लिए थैंक यू। एंड वन मोर थिंग जो मैं भूल गई, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और हमारे हर अपडेट के साथ जुड़े रहने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। सो फॉर टुडे दैट्स ऑल, बाय बाय।